जैसा कि आपको पता है कि ये यूपीएससी की सीट्स अनाउंस हो गई हैं और इसकी तैयारी के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो प्लेटफॉर्म यूज़ किए जा रहे हैं। तो इसमें भी जो है वो तैयारी के हवाले से मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है जो डिफरेंट बुक से एमसीक्यूज हैं उसको लेके तैयारी के हवाले से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। इसमें क्लास भी मेरी चल रही है, तो उसमें भी जो लोग ज्वाइन करना चाहें उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट दिया गया है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आज सेकंड डे है क्लास ज्वाइन की, स्टार्ट किए हुए। जो लोग जितना जल्दी ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें डिस्कशन भी होती है और क्वेश्चन आंसर भी कुछ इस तरह से एमसीक्यू जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। ये जो डिफरेंट बुक से मटेरियल लिया गया है उसको आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहले भी पता होंगी, जस्ट प्रैक्टिस में गुजरना होता है। जब भी हम एक कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हमें उसकी सेंस बनानी पड़ती है। स्टेटमेंट के अंदर, स्टेम के अंदर कोई ना कोई जो है वो ज़रूर हिंट देता है जिससे हम आंसर तक पहुंच सकें। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमारे आंसर जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं, हमें लग रहा होता है सारे ही सही हैं, लेकिन उसके अंदर भी कोई ऐसी कोई पिन पॉइंट, कोई ऐसा एक पॉइंट, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर होता है जिससे आंसर उसका एक ही होगा। बहुत ही कम चांस होता है कि इस लेवल पे जो टेस्ट होते हैं उसमें वो मिस्टेक से कर दे कि जी वो सेम आंसर दे दे, या उसके जो आपको जो ऑप्शंस हैं वो क्लियर ना हो। ये जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें आती हैं। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना मैक्सिमम इसको परफॉर्म करेंगे। ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। उसमें मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ में बना भी चुका हूँ, मेरे इस चैनल पे आपको मिल भी जाएंगी। और दूसरा ये कि आप वैसे भी आप पहले बुक पढ़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे, तो फिर आपको ये चीज़ें जो हैं वो उसकी प्रैक्टिस से गुजरने का फ़ायदा भी होगा। अगर आप बिल्कुल बेयर हैंडेड है, आपके कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने चीज़ें पढ़ी हुई नहीं है, तो फिर ये चीज़ें फ़ायदा तो ये भी देंगी कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि ये तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और इसमें आप जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट करने में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जब सोल्यूशन दिया हुआ होता है तो सम टाइम जो है हमारे लिए ऑप्शन मिल जाती है, तो हम उसको इजीली कर भी लेते हैं। C6H12 O6 पहले अगर एमसीक्यूज देखें तो ग्लूकोज और ये सुक्रोज मॉलिक्यूल हैं। इसमें उसने बताया हुआ है, ऑप्शन बताई हुई है, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है। डेफिनेटली ना मोनो है, ना डाई है, ना ट्राई है, तो तीसरी ऑप्शन हमारे पास बचती है, जो लास्ट वन है वो पोली एटॉमिक है। जहर उस पे वो पूरा उतर रहा है। क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन हैं गैसेस बताए हुए। उसमें क्या ये डाई एटॉमिक है? डेफिनेटली डाई एटॉमिक है। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ एटम के बने हुए। हाँ, अगर इसके साथ ये भी ऑप्शन हो सकते थे कि होमो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक की बजाय होमो एटॉमिक लिखा हुआ आ सकता था, तो फिर भी ये जो गैसेस हैं वो मॉलिक्यूल अलग अलग जो है वो होमो एटॉमिक में भी आते हैं, बिकॉज होमो एटॉमिक होते हैं जो सेम काइंड ऑफ एटम से बने हुए होते हैं। हीलियम, आर्गन, नियॉन जो है वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो नोबल गैसेस ओनली हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। सिर्फ इनके एटम ऐसे हैं जो उनको आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, एटम भी कह सकते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम वो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पर भी पूरे उतरते हैं और एटम के भी। तो ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अमोनिया, HCl, वाटर, आयोडीन। फोर्थ वन क्वेश्चन जो है इसमें अगर आप देखें तो अमोनिया और वाटर एटॉमिसिटी के लिहाज से आप देखें तो ये सारे एक जैसे नहीं। तो ये किस लिहाज से इनमें डिफरेंस क्या है कि ये डाई एटॉमिक नहीं है, पोली एटॉमिक नहीं है, मोनो एटॉमिक नहीं है। डेफिनेटली जो है वो लास्ट ऑप्शन हेट्रोएटॉमिक होती है। हेट्रोएटॉमिक होते क्या हैं? विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने हुए होते हैं।
होमो और हेट्रो ये एक दूसरे से ऑपोजिट टर्म है। विच स्टेटमेंट जो है अबाउट एन एटम इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट एटम के लिए ट्रू है? प्रोटॉन नंबर जो है इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली जिसका जितना प्रोटॉन नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, हम उसमें कहते हैं कि उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एज सच हम यूज करते हैं और ये ग्राउंड स्टेट में है। अगर वो आयन बन जाता है तो फिर ये इक्वल नहीं होता कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके प्रोटॉन के इक्वल होंगे, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो ग्राउंड स्टेट में एटम होता है उसमें ये ऐसे ही होते हैं। बाकी ऑप्शन जो होंगे वो इससे सही नहीं होंगे। अ स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसको आयन बोलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन फर्स्ट ईयर की बुक में दी हुई है। एनी आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं। आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। याद रखें, एनाइन का बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है? जब भी हमें कहीं पे अट्रैक्शन खत्म करना होती है, बॉन्ड ब्रेक करना होता है, हमें उसको एनर्जी देना पड़ती है। अब ये समझ लें कि उसको गर्म करना पड़ेगा, तब उसकी अट्रैक्शन कम होगी, खत्म होगी। तो इसलिए जो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन है, बेसिकली इट्स अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अ कैटाइन इज फॉर्म्ड बाय द removal of electron from neutral atom. So by removal of electron, we want to overcome the attraction between electron and the nucleus. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको खत्म करना चाहते हैं। वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, तो जो एनर्जी हम उसको देंगे वो सिस्टम में अब्सॉर्ब होगी। दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोसेस that is known as endothermic process. What is true about an anion? क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें तो एनाइन के बारे में क्या बात जो है वो सही है। साइज के हवाले से देखा जाए तो एनाइन का साइज होता है वो पेरेंट एटम से ज्यादा होता है। वजह क्या है कि आप देखें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी एटम के अंदर वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जितना वो मैक्सिमम न्यूक्लियस के करीब जा सकते हैं वो होते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा वो नहीं जा सकते, क्योंकि वो उनकी आपस में रिपल्जन होती है। अगर उनका बस चले तो सारे के सारे न्यूक्लियस में गिर जाएं, लेकिन उनकी एनर्जी या रिपल्जन जो है वो उनको वहां पे बाहर वो जो शेल्स है उनमें वो रोके रखती है। अब अगर आप उस क्लोज पैकिंग में एक और इलेक्ट्रॉन लेके आना चाहते हैं तो उस पैकिंग को थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा। मैं इसकी एग्जांपल अक्सर देता हूँ कि जैसे आप एक सर्कल बना लें स्टूडेंट्स का और बिल्कुल वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, वो क्लोज पैकिंग में है, और अगर आप उस पैकिंग में एक और पर्सन उस रिंग का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उस सर्कल का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसकी जगह बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सबको पीछे हटना पड़ेगा, फिर जाके उसकी जगह बनेगी और वो सर्कल डेफिनेटली बड़ा होगा। और अगर हम उस सर्कल को उस एटम का वैलेंस शेल कंसीडर करें तो बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। यही वजह है कि एनाइन एनाइन जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो न्यूट्रल एटम एनाइन बन जाता है। तो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइज ऑफ द एटम जो है, जो कि अब वो एनाइन बन चुका है, वो इंक्रीज हो चुका है, हो जाता है। एनी मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। हम बड़ी डिटेल से इस पे जो है वो वीडियो भी मैंने आ चुकी हुई है, वहां से भी आप मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे भी पूरा उतरे और आयन की। आयन होता है चार्ज और मॉलिक्यूल आपको पता ही है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज लगा दें वो मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि वो मॉलिक्यूलर आयन है या नहीं, बाद दफा कुछ रेडिकल है जो मॉलिक्यूलर आयन नहीं होते, ठीक है। आप उसको कैसे करेंगे? आप जो भी आयन बन आपके सामने हो उसके चार्ज पे उसको चार्ज को छुपा ले, चार्ज पे हाथ रख ले, बाकी जो चीज होगी उसको देखें। अगर तो वो मॉलिक्यूल है, मतलब वो बाकी जो चीज है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मतलब वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 है, O2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें से किसी के ऊपर भी आप चार्ज लगा दें तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। लेकिन अगर आप NH3 की बजाय NH4 देखें, अमोनियम आयन NH4 प्लस, अब NH4 प्लस में प्लस चार्ज अगर खत्म कर दिया जाए तो बाकी NH4 बचता है, और NH4 कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, लिहाजा दैट इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मॉलिक्यूलर आइन आर फॉर्म्ड इन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड।
अब ये डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं जो हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इसमें से जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट चैम्बर है वो वेपोराइजेशन चैम्बर है और सेकंड आयोनाइजेशन चैम्बर है। यू हैव टू आयोनाइज दैट गैस मॉलिक्यूल्स और एटम और आइसोटोप जो भी होता है। तो इट्स मीन अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है कोई जिसका हम मैस मालूम करना चाह रहे हैं तो उसने उस आयोनाइजेशन चैम्बर में जाके आयोनाइज होना है। उसके बाद mass of a molecular ion can be calculated from its mass to charge ratio. Okay, the mass of one atom of an element compared with the mass of an atom of carbon taken as 12 इसको हम relative atomic mass बोलते हैं जी। इसमें आपने ये डेफिनेशन पढ़ चुके हुए हैं कि relative atomic mass होता है। उसके अलावा आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर रिकॉर्डेड सेपरेटली इन, आइसोटोप्स को अब रिकॉर्ड करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, बिकॉज उसमें जो रिजल्ट होता है वो मैस स्पेक्ट्रम होता है, और इसमें जो पीक्स होती हैं, नंबर ऑफ पीक्स डायरेक्टली आपको बताती हैं उसके अंदर आइसोटोप्स की तादाद को। तो जितने ज़्यादा आइसोटोप्स होंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर पीक्स आएंगी। तो आइसोटोप्स के बारे में जो है वो पता मैस स्पेक्ट्रोमीटर में चलता है। आइसोटोप्स कैन बी सेपरेटेड बाय, जी आइसोटोप्स को आप सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड जैसे ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज करके आपने किया, इस तरह से इसके और भी हैं। थर्मल डिफ्यूजन जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री वाला पैराग्राफ है लास्ट वाला, उसके आखिरी 2-3 लाइनों में ये बातें बताई गई हैं कि किस तरह से आप डिफरेंट आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। वो सिंपल फिजिकल मेथड है, उनके वो नाम बताए हुए। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस मैटर के साथ डील करती है जो केमिस्ट्री है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट, दैट इज एटम। और अगर मे एग्जिस्ट, ओनली मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो फिर वो मॉलिक्यूल होना था। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनिपॉजिटिव आयन वी गेट, जी अब देखिए यूनिपॉजिटिव आयन का मतलब ये है कि एक न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, दैट्स वाई उसके ऊपर जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अब उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे, इट्स मीन जो उसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन था वो उसको वापस मिल जाएगा। वापस मिलेगा तो जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आया था वो वजह ही खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल गया तो वो दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए न्यूट्रल एटम होगा इसके ऑप्शन 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ, जी ये एक मॉलिक्यूलर आयन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। द डायमीटर ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अब जो बुक में वैल्यू बताई गई है वो 0.2 नैनोमीटर है। अब 0.2 नैनोमीटर को जब आप इसमें चेंज करते हैं मीटर में, तो आपको पता है 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। क्योंकि 0.2 था तो इसलिए और ज्यादा उस 2 को तरफ लाने के लिए एक और -1 का इजाफा किया, तो 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आएगा। कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, जी कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें डेफिनेटली मॉलिक्यूल जो है वो एटम के वो कोवेलेंट कंपाउंड आपको पता ही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसमें, तो जिससे वो बॉन्ड बनता है। मेटल्स टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम, मेटल्स की एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, जब लूज करते हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता होगा। नॉन मेटल जो है उनकी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करती होंगी और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड इन्वेंशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ राइटिंग सिंबल्स विद, जी ये पहला पेज है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, उसमें जय बर्जीलियस का नाम दिया हुआ है। दो काम उसके हैं, एक तो एटॉमिक मास उसकी डिटर्मिनेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, उसके बारे में भी उसने आइडिया दिया। इसके बाद अगर आप आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एटम कैन बी एविडेंट बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड आयोनाइजेशन माइक्रोस्कोप एंड एक्सरे टेक्निक। आपको पता होगा आजकल बड़ी एडवांस टेक्निक यूज हो रही है, XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक है। तो इसके तहत हम पोजीशन ऑफ एटम का पता लगाते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर एटम जो मौजूद है उनकी क्या पोजीशन है। तो एक तरह का ये उनका देखना ही हुआ, उनकी एग्जिस्टेंस, उनके वजूद के बारे में पता चल रहा है। तो ये हमें पता चलता है जी XRD से एक्सरे टेक्निक्स होती हैं। फार्मूला ऑफ हैवी वाटर, अब हैवी वाटर क्या है, जिसमें हैवी आइसोटोप्स ऑफ द
हाइड्रोजन जो है वो यूज किया जाता है। आपको पता होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। तो जो ड्यूट्रियम आइसोटोप है अगर हम उसको यूज करते हैं तो उस H2O, अब फार्मूला तकरीबन वही होता है, H2O की बजाय D2O होता है। अब D जो है एक्चुअली वो ड्यूट्रियम को शो कर रहा है कि उसके अंदर ड्यूट्रियम मौजूद है। अब उसके बाद जो है आप आ जाए इस पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट। जी, आइसोटोप्स किस लिहाज से डिफरेंट होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल, थर्मोडायनामिक। अब देखिए आइसोटोप्स में डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, मास का डिफरेंस। तो डिफरेंस मास की वजह से जो जस्ट ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसके मास पर डिपेंड करेंगी वो उस पर डिपेंड करती हैं और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जी नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 29 है, आइसोटोप्स हैव सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज periodic table is arranged on the basis of atomic number of the elements, and all the isotopes of the element have same atomic number, so they are placed at same position in the periodic table। ठीक है, अगर हम मैच नंबर के लिहाज से अरेंज करते तो फिर ये था कि उनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती। इसी तरह से मैस स्पेक्ट्रोमीटर, जी मैस स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट डिफरेंट पॉजिटिव आइसोटोप्स, आइसोटोपिक आइन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज रेशियो। ये एक फार्मूला उसमें दिया हुआ है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में, मैं m ओवर e इज इक्वल टू h स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 2e, HR स्क्वायर ओवर 2e। तो ये मैस टू चार्ज रेशियो का फार्मूला है। 31 क्वेश्चन है, the properties of an element correspond to the properties of that isotope which is the most abundant। because आप देखें एक एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स होते हैं हर एक की रिलेटिव अबंडेंस होती है। अब जो सबसे ज्यादा अबंडेंट जो होगी जिसकी, वो ज्यादा डोमिनेंट होता है ओवरऑल एटम की, उसकी प्रॉपर्टीज जो है। मसलन आप ये देखें कार्बन है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, 3 आइसोटोप्स। अब 3 में से जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है सपोज वो है कार्बन 12। तो जो ओवरऑल जब हम जनरली बात करेंगे ना कि कार्बन ऐसा है, कार्बन ऐसा है, कार्बन ऐसा है, तो इट्स मीन उसमें मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन 12 के लिहाज से होगी, क्योंकि कार्बन 12 की परसेंटेज उसके तमाम आइसोटोप्स में सबसे ज्यादा है, तो उसकी ओवरऑल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने में भी उसका रोल सबसे ज्यादा होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो ये क्वेश्चन नंबर है more, question number 32, more abundant isotope of an element is the one with। जी ज्यादातर कौन से आइसोटोप्स में है वो abundant होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर इवन होता है। ये प्रॉपर एक स्टेटमेंट दी हुई है बुक में। लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स are known for the elements with masses which are a multiple of 4। ठीक है, 4 का मल्टीपल जो है वो आता है। इसके अलावा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इज ड्यू टू, ये 4 के मल्टीपल वाला अगर आप देखें ना तो ये फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये तकरीबन अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं। और सब के मास देखे जाए तो वो 4 के मल्टीपल में आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑक्सीजन 16, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन 28, फिर आयरन है 56, कैल्शियम है 40, इसी तरह से मैग्नीशियम है 24। तो ये इनके जो मास हैं वो 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं। जी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इज ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स एंड देयर नेचुरल अबंडेंस। ये एक फार्मूला है जिसमें हर आइसोटोप्स की अबंडेंस और उसके मास को मल्टीप्लाई करके तमाम आइसोटोप्स की ये वैल्यू को प्लस करते हैं, 100 पे डिवाइड करते हैं तो वो उसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आ जाता है। द फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब देखें फार्मूला मैच है तो डेफिनेटली ये किसके लिए होगा, जो क्रिस्टल्स हैं उनके हवाले से। तो वो जो मोल होता है एक्चुअली ये मोल ही है, उसको ग्राम फार्मूला कहते हैं। अगर फार्मूला मैच हो तो ग्राम फार्मूला, अगर वो हो एटॉमिक मैच हो तो ग्राम एटम, अगर मोलर मॉलिक्यूलर मैच हो तो ग्राम मॉलिक्यूल, आयनिक मैस हो तो ग्राम आइन, और ग्राम आइन, ग्राम एटम, ग्राम फार्मूला, ग्राम मॉलिक्यूल, इन सब को जनरली हम मोल कहते हैं। ये मोल जनरल टर्म है। जब हम हर एक की नेचर के लिहाज से स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये इस्तेमाल होती है ग्राम एटम, एलिमेंट के लिए ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आइन या
ग्राम फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज, आपको पता ही होगा, CH2 होता है, C6H12 वो 6 जो है इसका एक्चुअल इसमें एटम की तादाद होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C6H12 वो 6 होता है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन जो है वो CH होता है। इसी तरह से कार्बन 38 क्वेश्चन नंबर, इन कंबस्शन एनालिसिस परसेंटेज ऑफ analysis of glucose, percentage of oxygen is calculated by subtracting the percentage of which element from 100, 100 में से माइनस करें तो कौन सा एलिमेंट है जिसकी जो परसेंटेज है हम फाइंड कर सकते हैं। हम एक्चुअली 100 में से कौन से एलिमेंट की परसेंटेज को माइनस करें कि वो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाए। एक्चुअली होता ये है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज डायरेक्टली फार्मूला से हम मेजर नहीं कर पाते, हम कार्बन की परसेंटेज पहले फाइंड कर लेते हैं, हाइड्रोजन की फाइंड कर लेते हैं। अब एक कंपाउंड है उसमें चीजें ही तीन हो, तो उसमें से दो की परसेंटेज आपको पता चल जाए तो तीसरी ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे कि दोनों की जो परसेंटेज होगी उनको प्लस करेंगे, 100 से माइनस कर लेंगे तो तीसरे की परसेंटेज आ जाएगी। तो इसी तरह से तीन चीजें हैं उसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को प्लस किया और 100 में से माइनस किया तो जो बाकी आंसर आएगा वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। जी, ये उसके बाद फार्मूला जो है वो अगर आप देखें विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है विच एलिमेंट कैन नॉट बी एनालाइज डायरेक्टली बाय कंबस्शन एनालिसिस। डेफिनेटली ऑक्सीजन है, अभी हम बात करके हटे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर। अब ये देखिए रट्टे वाली चीजें हैं, चीजें जो हैं जो रट्टे वाली होंगी उनको आपने एज सच यूज करना है, एज सच आपको ये पढ़नी पड़ेंगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है, ये रट्टे वाली चीजें ये सब की सही होती है, मैं आपको सही बताऊं। असल जो मेरिट बनता है वो बनता है कि आपके जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं ना वो चंद एक ही होते हैं, वो 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जिसकी बेस पे वो मेरिट जो है वो बन रहा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर 50% जो है वो KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं। इसी के अंदर वाटर एब्जॉर्बर के तौर पर हम मैग्नीशियम, ये परक्लोरेट है, इसको यूज करते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप देखें 1 मोल ऑफ इथेन है एंड 1 मोल ऑफ एथेनॉल है, हैव इक्वल। इन दोनों में क्या चीज इक्वल है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर दोनों एक एक मोल है, एवोगाड्रोस नंबर के मुताबिक एक मोल कोई भी गैस होगी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो एवोगाड्रोस नंबर होंगे, एन नहीं होंगे, लिहाजा दोनों का एक एक मोल है तो दोनों के मॉलिक्यूल्स ही बराबर होंगे। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये जो है वो स्टोइकियोमेट्री होती है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है जी? विच प्रोड्यूस मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, produce maximum number of mole of product, do not affect the amount of product present in excessive। पहला वाला ये कि जो कम प्रोडक्ट दे वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि वो पहले खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, प्रोडक्ट जितना बनना था बन गया। उसके बाद अगर आप चले नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय। एफिशिएंसी आप कैसे चेक कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूज्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस, अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन क्या है? परसेंटेज यील्ड होती है, और परसेंटेज यील्ड क्या है? एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक्चुअल यील्ड क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। बी ऑप्शन आएगी कि जो उसमें प्रोडक्ट बना कितना है वो थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है वो 45 अगर देखें तो ये और ये हमने अभी किया है। क्वेश्चन नंबर 46 है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड और कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम पेपर पेंसिल की मदद से यूज कर रहे होते हैं, स्टेक्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है, तो इससे जो है ऑप्शन बी आएगा हमारा, थ्योरेटिकल यील्ड है, क्योंकि हम जो है ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वर्क, परफॉर्म करने पर, दैट इज जो है वो एक्चुअल यील्ड होती है, ऑप्शन सी इसमें आएगा। मोर इज द परसेंटेज यील्ड, हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन जितनी जितनी उसकी परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगी उतनी उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी।
ये कुछ मैंने आज एक बुक से किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो इसके रिमेनिंग जो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी, लेकिन उसके बाद जो क्लासेस होंगी जितनी भी, वो आपको यूट्यूब पे डाटा इसका नहीं मिलेगा। वो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको जो है वो ले सकते हैं। जी, उम्मीद है आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर होगी होंगी। मेन जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इन क्वेश्चन के अंदर बहुत कम बताया गया है, वो है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल लाजमी क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। वो थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होते हैं, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ती है। और ये केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, रिएक्टेंट कैलकुलेट करने हैं, किससे कितना कैलकुलेट होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें उससे पता चलेंगी जब हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसको समझेंगे। उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक भी करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।